हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़े हैं? हम लोगों ने गॉसेस लॉ पढ़ा था और गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। ये गॉसेस लॉ क्या होता है? वी यूज गॉसेस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इवन दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं गॉसेस लॉ से, लेकिन मेन जो हम लोगों ने एप्लीकेशंस देखा है, उस एप्लीकेशन में मेन काम क्या है? हम लोगों ने क्या निकाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं। Okay, even though Gauss's law gives us the formula to find electric flux, but what we do in the application, what we have seen, we just find the electric field by the help of Gauss's law. Okay, now see, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ भी यूज़ कर सकते हैं, बट कूलॉम्स लॉ से जो कैलकुलेशंस होता है वो टफ हो जाता है, और गॉसेस लॉ का जो हम लोग देखते हैं फॉर्मूला, वो बहुत ही आसान तरीका देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए। आज जो हम लोग का चैप्टर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो है आप लोग का एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। रिमेंबर दिस वर्ड, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग क्या होता है? जैसे कंडक्टर जो करंट फ्लो कराता है, करंट आसानी से फ्लो कर सकता है, वो होता है कंडक्टर। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता है आसानी से, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग आज देखेंगे ये जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा देता है, जो नॉन कंडक्टर होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। उसके अंदर में एक स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल स्फीयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, उसके सरफेस में कितना होगा और बाहर में कितना होगा, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो पहले टॉपिक लिख लेते हैं, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, electric field intensity for a non-conducting, remember this word, non-conducting spherical, non-conducting sphere। ओके, सो हम लोगों ने ये लिख लिया है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मे बी मेड अप ऑफ ग्लास और मे बी मेड अप ऑफ योर रबर। रबर कौन सा चार्ज लेता है? नेगेटिव चार्ज। और ग्लास जो है वो कौन सा चार्ज लेता है? पॉजिटिव चार्ज। तो लेट अस कंसीडर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, दैट स्फीयर इज मेड अप ऑफ ग्लास। सो लेट अस कंसीडर दिस इज ए स्फीयर, व्हिच इज मेड अप ऑफ ग्लास। ओके, ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, रिमेंबर दिस इज ए सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग। ओके, हियर वी कैन यूज दिस वर्ड सॉलिड। दिस इज नॉट योर जो थिन स्फेरिकल सेल पर था, वो था थिन मतलब क्या था? अंदर खाली था। ये खाली नहीं है, अंदर भरा हुआ है, पूरा ग्लास से भरा हुआ है। ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज ए स्फीयर, लेट अस कंसीडर दिस इज द सेंटर O। इस स्फीयर का जो सेंटर है वो क्या है? O है। एंड लेट अस से this is the radius and let us say this radius to be capital R। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो क्या है? कैपिटल R है। and let us say this is positively charged। this sphere is positively charged है, पॉजिटिवली चार्ज है पूरा स्फीयर। ओके, ये पॉजिटिवली चार्ज है। रिमेंबर ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग। तो ये जो दोनों चार्जेस के बीच फोर्स लगेगा भी तो मूव नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या है? नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टर्स में क्या होता है? जब दो चार्जेस होते हैं आसानी से मूव कर सकता है, क्योंकि वो कंडक्शन कर सकता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। ओके, सो ओके, हम लोग क्या करेंगे? ओके, लेट अस राइट डाउन व्हाट इज दिस। लेट अस कंसीडर, इसके बारे में लिख लेते हैं। लेट अस कंसीडर a solid sphere of radius capital R। let O be its center। इसका जो सेंटर है वो क्या है? O है। ओके, now we want to find what? We want to find electric field intensity inside the sphere। what we want? Now we want to find electric field intensity
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर, कहीं पे भी, एनीवेयर इनसाइड द स्फीयर। जो ये स्फीयर दिया हुआ है हम लोगों को, उस स्फीयर के अंदर कहीं पे भी, ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कहीं पे भी हम लोग क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ओके, ये क्या है, ये सॉलिड है। सॉलिड के लिए हम लोग को एक चीज कंसिडर करना होता है, वो क्या है, वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी। सो विल कंसिडर लेट rho be the volume charge density, the volume charge density of the sphere। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मीनिंग होता है पर यूनिट वॉल्यूम में चार्जेस कितना है, मतलब क्या है, 1 मीटर क्यूब। सपोज ये यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में कितना चार्ज है, हम लोगों ने मान लिया कितना है, रो चार्ज है, ये हम लोगों ने पढ़ चुका है। वी हैव स्टडीड दिस थिंग दैट यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होता है, दैट इज नोन एज रो। ओके, दिस इज नोन एज रो। यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना है, रो है। ओके, वी हैव कंसिडर लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये तो लिख लिया हम लोगों ने, वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर इनसाइड द स्फीयर। ये एनीवेयर कहने से कैसे पता चलेगा, लेट अस कंसीडर दिस एनीवेयर पॉइंट। सपोज दिस इज द पॉइंट, हियर वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज से दिस पॉइंट इज P। इस P पॉइंट में सेंटर से डिस्टेंस मान लेते कितना है, R डिस्टेंस में। लेट अस से दिस डिस्टेंस इज स्मॉल r। इस डिस्टेंस में मैं क्या निकालना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, what I have to do, I have to consider a Gaussian surface. Now what is a Gaussian surface? एक ऐसा सरफेस हम लोग को कंसिडर करना है जो गॉसेस लॉ में पढ़ा था, जिसमें कि सरफेस ऐसा होना चाहिए ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हर डिस्टेंस r पे क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए। और साथ में क्या सिमेट्रिकल होना चाहिए, थीटा सिमेट्रिकल होना चाहिए। ये जो थीटा सिमेट्रिकल एंड ई सिमेट्रिकल होगा कि नहीं, लेट अस सी। सो दिस इज कैपिटल R इज द रेडियस। ओके, दिस इज कैपिटल R। नाउ वी वांट टू, इसको हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द गॉसियन सरफेस। और ये गॉसियन सरफेस कैसा होगा, दिस इज ऑल्सो बी स्फेरिकल। दिस गॉसियन सरफेस विल ऑल्सो बी स्फेरिकल बिकॉज ये सॉलिड स्फीयर है। इसके अंदर क्या है, एक स्फीयर है, बड़ा वाला स्फीयर। उसके अंदर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहीं पे भी निकालना है, तो मुझे गॉसियन सरफेस कंसीडर करना है। उस पॉइंट में मैं क्या करूँगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आई विल कंसीडर। सो दिस गॉसियन सरफेस इज स्फेरिकल। ओके, दिस इज द गॉसियन सरफेस। लेट अस से this is the Gaussian surface. This is the Gaussian surface. ये Gaussian surface है। This is the Gaussian surface. Now see, इस पॉइंट में इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये क्या है, छोटा सा एरिया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट विल एक्ट इन आउटर डायरेक्शन इन दिस वे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और ये जो छोटा सा एरिया है, इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। सो दिस इज एन कैप। ओके, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना होगा, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 0 डिग्री। उस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सपोज ये पॉइंट मैं यहाँ कंसिडर करता हूँ, यहाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस तरफ E। और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी योर R डिस्टेंस, राइट। ये सेंटर से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, R ही होगा। और एरिया का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, इसी तरफ होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। तो यहाँ पे भी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब क्या है, E इज सिमेट्रिकल। इसका मीनिंग क्या है, E इज सिमेट्रिकल बिकॉज एट डिस्टेंस जो है वो क्या है, R है और एंगल भी क्या है, फिक्स्ड है। तो गॉसियन सरफेस का कंडीशन हम लोगों ने सेटिस्फाई कर लिया। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, विल राइट इट डाउन।
ओके हम लोग को लिखना पड़ेगा, ये चीज़ हम लोग लिख लेते हैं। वी कंसिडर ए गॉसियन सरफेस, वी कंसिडर ए गॉसियन सरफेस, वी कंसिडर ए Gaussian surface at a point P at a distance small r from the center। सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल r है, और वहाँ पे हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लिया है। तो फर्स्ट स्टेप मेरा हो गया, गॉसियन सरफेस कंसिडर करना होता था वो मैंने कंसिडर कर लिया है। मैंने आप लोगों को सिखाया क्या है कि स्टेप बाय स्टेप कोई भी जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू फॉलो सम स्टेप्स, यो फ्यू स्टेप्स। तो क्यों फ्यू स्टेप दिया था, ताकि हमेशा कोई भी क्वेश्चन में हो वो जो स्टैंडर्ड स्टेप है वो फॉलो करने से कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन निकल जाएगा। ओके इसलिए स्टेप बना के दिया। एग्जाम में स्टेप नहीं लिखने से भी होता है, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेप मैंने बना के आप लोग को समझाने के लिए मैंने बोला है। ओके पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना था, वी हैव टू फाइंड साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। So this we have to find. So what is the cyclic integration of E dot ds? Okay. Now this ds is what? This is a small surface area. किसका small surface area है ये? This is the small surface area of this Gaussian surface. This is the area. This is small area. ये जो छोटा सा एरिया है, पूरा गॉसियन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? ये जो छोटा छोटा एरिया है मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ऐड अप करना पड़ेगा। ऐड करते करते टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो ये टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है? व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर? इट इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इफ यू फॉरगॉटन दिस यू हैव टू जस्ट रिमाइंड दिस थिंग, यू हैव लर्न दिस थिंग्स इन क्लास 9 and 10। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके नाउ दिस इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ, ओके ई को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से। अगेन यू कैन सी E और डॉट, तो इसमें क्या आ जाएगा, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा। यहाँ पे एंगल कितना है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री आ जाएगा, तो बाहर लिख लेते हैं E साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 0 कितना होता है 1। ओके नाउ दिस इज इक्वल टू E, और ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। किसका ले रहे हैं सरफेस एरिया? ये जो छोटा सा स्फीयर है इसके लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस का एरिया लेना है। गॉसियन सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, रेडियस स्मॉल आर। ओके ये सेकेंड स्टेप मेरा हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करना था, टोटल चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस। उस जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है वो निकालना है। ओके तो कैसे निकालेंगे? थर्ड स्टेप, टोटल चार्ज, लेट द टोटल चार्ज भी q डैश लिख लेते हैं। लेट द टोटल चार्ज विद इन द गॉसियन सरफेस बी q डैश। q डैश लिया है। सपोज ये पूरा स्फीयर में चार्ज है कैपिटल, ओके स्मॉल क्यू, तो ये छोटा वाला जो स्फीयर है इसके अंदर मैंने कितना बोला है, चार्जेस क्या है q डैश। ऑब्वियसली है, क्लियर है, डायग्राम से पता चलता है बाहर वाला स्फीयर में ज़्यादा चार्ज होगा, छोटा वाले में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए क्या माना है q डैश। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ रो क्या होता है, रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, लेट अस से q डैश, वॉल्यूम कितना होगा इस q डैश किसका वॉल्यूम लेना है, इस स्फीयर का वॉल्यूम लेना है। इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा उसका वॉल्यूम। ओके वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ सी, तो ये मैंने निकाल दिया, तो q डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, देयरफॉर q डैश क्या आ जाएगा यहाँ से, q डैश, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो दिस इज रो
into 4/3 pi r cube. So we have found out the value of q dash. Okay, next what we have to do, we have to use Gauss's theorem. Okay, so from Gauss's theorem we will write it down. Okay, from Gauss's, ये fourth step है, from Gauss's theorem, from Gauss's theorem, what we know, electric flux phi E, electric flux phi is equal to what? Cyclic integration of E dot ds is equal to q upon epsilon naught. ये Gauss's law था. Now you see, ये जो स्फीयर है, ये जो चार्जेस है, कौन से मीडियम में है? It is in which medium? It is in glass. Remember, ये जो चार्जेस है वो किस मीडियम में है? ग्लास में है. अगर हवा होता है या वैक्यूम होता है तो उस केस में हम लोग एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं. यहाँ पे तो ग्लास है, तो ग्लास के लिए मुझे एप्सिलॉन नॉट मैं नहीं लिख पाऊंगा. वी कैन नॉट राइट एप्सिलॉन नॉट एंड टोटल चार्ज इज क्यू. हियर द टोटल चार्ज इज व्हाट? क्यू डैश. सो यहाँ पे इस केस में हम लोग का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई, ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा? यू जस्ट सी साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds and in place of q what we have to write? q dash. We have to write q dash. Gaussian surface के अंदर कितना चार्जेस है and this is the permittivity. किसका permittivity लेना है? इस ग्लास का permittivity से this is epsilon, where epsilon is the permittivity of this glass. ग्लास का permittivity है. Okay, now यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. तो सरफेस एरिया इसका वैल्यू कितना आया था? इसका वैल्यू मुझे मिला था e 4 pi r square and what we have got? q dash is equal to how much? Rho 4/3 pi r cube. So we are going to put the values. Remember this, e dot ds is equal to how much? e dot 4 pi r square. इसको पुट कर देते हैं. Now let us substitute the value over here and you will get e into 4 pi r square. And what is the value of q dash? This is rho into 4/3 pi r cube divided by, this is epsilon, so this is epsilon. In the see, here it is 4, here is again it is 4, so we can cancel out, 4 gets cancel out, pi gets cancel out, r square, ये क्यूब है गया cancel out. So e इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से? e is equal to रो इंटू एक r बच गया r, डिनोमिनेटर में क्या है? 3 and epsilon, so it is 3 epsilon. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिला मुझे कहाँ पे? Inside the sphere. So electric field intensity inside the sphere is given by rho r divided by 3 epsilon. So here you can see again one thing, this rho 3 and epsilon, these are constant values. ये तीनों चीज क्या है? ये rho 3 and epsilon, ये तीनों क्या है? कांस्टेंट है. अगर कांस्टेंट है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को? I can write E is directly proportional to Ry, R is variable. यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है? इसमें यहाँ पे इस इक्वेशन में चेंज क्या हो जाएगा? R मैंने यहाँ पे लिया है तो R का वैल्यू इतना है. R अगर यहाँ लेंगे तो R का वैल्यू छोटा हो जाएगा, यहाँ लेंगे और छोटा, यहाँ लेंगे R का वैल्यू बड़ा. तो वेरिएबल इज हियर, व्हाट इज द वेरिएबल? R. सो E can be written as E is directly proportional to R. So this is electric field intensity inside the sphere. Now you see again, okay, this value is needed inside the sphere. Let us write it down here. Inside the sphere. Inside the sphere, electric field inside the sphere, electric field intensity, electric field intensity कितना आया मेरा? E is equal to rho r divided by 3 epsilon, ये मिला. Again E is directly proportional to R, ये मिला. मैं इसको लिख के रख दिया साइड में. Okay, say this is number 1. Again if it is asked, okay, again if it is asked, what will be the value of electric field intensity at the center? Center में electric field intensity कितना हो जाएगा? So let us write down at number 2, at the center, at the center. Center में electric field intensity कितना हो जाएगा? You will be equal to, see, सेंटर में जो ये रेडियस है, ये रेडियस क्या हो जाएगा? ये रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0. सो एट द सेंटर r is equal to how much? 0. If r is equal to 0, if you put the value of r equal to 0 here, what will you get? यहाँ पे सबसेट करेंगे rho into 0 divided by 3 epsilon, so you will get E is equal to how much? 0. Next, number 3. Number 3, at the surface, at the surface,
at the surface of the sphere, at the surface of the sphere. सरफेस में क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, सरफेस में ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये सरफेस है, यहाँ पे पूछेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल आर. सो एट द सरफेस दिस स्मॉल आर विल बी रिप्लेस्ड बाय कैपिटल आर, रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन. सो ये आ गया एट द सरफेस. ओके बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक. नेक्स्ट नंबर 4, अगर आउटसाइड द सरफेस पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी में कॉमन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सभी में. आउटसाइड द सरफेस, ये एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर का मतलब ये निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सरफेस यू कैन सी, ये पूरा चार्ज क्या है, पूरा टोटल चार्ज क्यू है. अगर यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछूंगा एट डिस्टेंस आर, तो क्या था फॉर्मूला, इट वाज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर. ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले ही. ये जो स्फीयर है दूर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, इट विल अपीयर लाइक ए पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाय दिस. सो व्हाट वी कैन राइट, आउटसाइड द सरफेस E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon R square. Now you see यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, epsilon naught लिखा है. आउटसाइड द सरफेस मीडियम क्या है, आउटसाइड द सरफेस दिस इज एयर. एयर के लिए क्या लिखना होता है, एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ ये जो 4 कंडीशन मिला 1 2 3 4, इन चारों के बीच में हम लोग को क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है. It is asked in the exam, draw a graph between electric field intensity and distance from the center of the sphere. So now we are going to draw the graph for this. किसके बीच में ग्राफ, where electric field intensity versus your, okay, next is graph E versus R. E versus R में कैसा आ जाएगा, let us write it down. This is distance from the center, this is, यहाँ पे ले लेते हैं distance from center, this is R. along x axis, along y axis क्या लेंगे, electric field intensity, this is electric field intensity, electric field intensity along y axis. Now you can see this at the center, ये O हो गया. सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ से शुरू होगा. अंदर में कितना हो जाएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यू कैन रिमेंबर यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, Q भी क्या है, कांस्टेंट है. तो ये यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. सो दिस वी कैन रिमेंबर दिस. ओके, यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है. सो ये E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, दिस इज द स्ट्रेट लाइन. नाउ ये जो E यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, वेयर R इज इक्वल टू कैपिटल R. R इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R कहाँ होता है, ऑन द सरफेस. और दिस ये वाला वैल्यू आ जाएगा. आउटसाइड द सरफेस क्या है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. 1/r स्क्वायर का ग्राफ जब भी स्क्वायर आता है तो कार हो जाता है स्ट्रेट लाइन ऐसा. सो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और दिस इज ए, यहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. क्यों, यहाँ पे क्या है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. दिस इज एट द सरफेस. ये किसका है, आउटसाइड द सरफेस. ये क्या है, दिस इज फॉर इनसाइड. ये लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करना है, इनसाइड द सरफेस. एंड दिस इज व्हाट, एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. बच्चों समझ में आ गया होगा, ये ग्राफ याद रखना है और ये फॉर्मूलाज याद रखना है डिराइवेशन के साथ. ओके, वी विल एंड इट हियर. थैंक यू.